हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। ऑफ कोर्स आज का टॉपिक जो है वो है किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई इस पे कहा जा रहा है कि ज़माने स्टार्ट से जैसी ज़िंदगी स्टार्ट हुई वो एक सिंपल जानदार था, प्रोकैरियोटिक सेल था। अगर आपको नहीं पता कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या है, अभी यूट्यूब पर आप सर्च करें कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट यूकैरियोट बाय डॉक्टर हादी आ जाएगा। ठीक है, बड़ा एक्सप्लेन किया मैंने अच्छी तरीके से। तो लाइफ में ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल से, जैसे कि जरासीम जो बैक्टीरिया होता है वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट का। साइंस कहती है कि जो बकाया जिंदा चीज़ें हैं वो इस प्रोकैरियोट सेल से आए, यानी आज के बाकी जो जानदार है जो यूकैरियोट्स है वो सब के सब प्रोकैरियोट से आए हैं। तो ये देखो, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके अंदर क्रोमोसोम तो मौजूद है लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद नहीं है। तो ये कन्वर्ट होता है एक यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं न्यूक्लियस मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, सेल वाला चैप्टर डिटेल से पढ़ चुके, इसीलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बनाया। तो अब आप ज़रा देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, कहते हैं कि इसमें लगे कितने साल, 1.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 2 बिलियन ईयर्स, यानी इसके बाद जब ये प्रोकैरियोटिक सेल आया तो इसमें इतना टाइम लगा, इतने टाइम में यूकैरियोटिक सेल बना। तो साइंसदान मुख्तलिफ मफरूज़ात पेश करते हैं कि किस तरह ये बना हुआ होगा। इतने लाख साल पहले कभी कोई शख्स तो था ही नहीं कि ये देख लेता, लेकिन साइंसदानों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लिए। उन ऑब्जर्वेशन को देखकर इनसे उन्होंने कुछ अखज़ कर लिया, कुछ पॉइंट्स डिराइव कर लिए कि मैं ये देख रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। आप समझ गए ना? ये साइंस की दुनिया में अक्सर चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस के हाथ में नहीं है। साइंस, मैंने कहा था पहले भी, मैं कहा था कि साइंस कमज़ोर है, ये हर चीज़ पर काबू नहीं कर सकता। जो लोग बहुत ज़्यादा साइंस की दुनिया में आ जाते हैं उनको ही पता चल जाता है, बाकी जो अभी शुरू में फैसी करके आ जाते हैं वो कहते हैं कि यार साइंस ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि एडवांस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की की अपनी जो हद है किसको पता है कि तरक्की का हद कहाँ पर है। दोबारा ये इसके बारे में कि ये सेल किस तरह बना, उसमें एक थ्योरी है, एक नहीं दो थ्योरी है। एक का नाम है, पहले का नाम है एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी। एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, ये थ्योरी बताती है कि किस तरह से जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ। ये जवाब आपको देगा, साथ ही साथ वो ऑब्जर्वेशन, वो प्रूफ्स, वो सबूत भी पेश किए जाएंगे कि क्यों ऐसा साइंसदान बोल के ये थ्योरी पेश कर रहा है, वो भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर आप देखिए वहाँ पर मैंने फिर स्टार्ट लिखा हुआ है। अक्सर बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप थोड़ा रीड भी क्या करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं रीड करता जाऊंगा तो फ़ायदा ही क्या। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर आप वीडियो पॉज करके सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में। ये मैं देख रहा था एक पूरा पेज जिसमें कई सारी लाइनें थे, उन पेज से निचोड़ लाकर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी गुलाबी इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये थ्योरी या ये कह रही है कि शुरू में एक सेल मौजूद था अमीबा की तरह, लेकिन वो प्रोकैरियोट था, उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये अमीबा लाइक सेल था। इसकी एक और मसला क्या था, ये एनएरोबिक था। एनएरोबिक मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकता था। एनएरोबिक, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए था। बहरहाल ये लाइफ था, सेल था, लेकिन ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकता था। एनएरोबिक का मतलब ये है जो जानदार ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है जो सांस आप लेते हैं ऑक्सीजन, वो आपके जिस्म में कहाँ पर जाकर यूटिलाइज होते हैं, पता है आपको कहाँ पर जाकर यूटिलाइज होते हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे और आपके जिस्म में जो ट्रिलियन सेल्स मौजूद है, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ये जो सांस आप लेते हैं, ये उन ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर ऑक्सीजन गैस चला जाता है, एयर वहाँ चला जाता है, उससे आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इसके पास फ़िलहाल ऑक्सीजन का सहूलत मौजूद नहीं है,
इसने क्या किया, इसने एक और जानदार को देखा जो कि पड़ा हुआ है एरोबिक प्रोकैरियोट। एरोबिक प्रोकैरियोट यानी ये एक, आप कह सकते हैं, एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन यूज़ कर सकता है। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो इसको मैंने इधर माइकोप्लाज्मा भी लिखा। माइकोप्लाज्मा का मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं हो। देखो अगर आप देखें कि ना ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो है ना एक और स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है ये जिस बैक्टीरिया में नहीं हो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया में सेल वॉल है, लेकिन वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है वो है माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा की तरह का एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। इसके पास ऑक्सीजन लेने की सलाहियत नहीं है इसके पास। ये एरोबिक है, ये एनारोबिक है। ये कह रहा है इसको कि यार मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन मैं ऑक्सीजन नहीं ले सकता, मैं एरोबिक नहीं। इतना छोटा चीज़ हो, तुमको भी कोई बंदा आके तुम्हें खा लेगा, कोई चीज़ आके तुम्हें खा लेगा, तुम्हारा जो है कोई सेफ्टी नहीं है, तुम मेरे साथ दोस्ती करो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, मैं तुम्हें खा लूँगा, आप मेरे अंदर आ जाओ, मैं आपको सेफ्टी दूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको खाऊंगा नहीं, आपको इधर ही रख दूंगा, आपको इज्जत मिल जाएगी। बस आपका ये जो पावर है, ये एरोबिक पावर, इसे मैं यूज़ करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपको हिफाजत मिल जाएगी। तो दोनों के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। पता है इसे ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? जब एक जानदार दूसरे जानदार के साथ क्लोज आके एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर जब दो जानदार एक साथ हो जाते हैं, इसका नाम क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जानदार एक दूसरे के फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं? खुद ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं। ये यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये जो एक ये बैक्टीरिया है, ये सेल के अंदर आ गया। अब ये इस सेल के अंदर इसका नाम हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये इधर इसके अंदर हो जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो इस वक्त हमारे लोग की बॉडी में है, उसका काम ये है कि ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आकर इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर ऑक्सीडेशन काज करता है। जो खुराक लेते हैं आप उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, तोड़ देता है। शॉर्टकट में मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन यार, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। अब देखो, अब ये वाला जो सेल है इसके अंदर क्या आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब इसने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। अब इसमें दो बातें आ गई। नंबर 1, एक तो ये हो गया एरोबिक, ये तो हो गया एरोबिक। नंबर 2, ये हो गया यूकैरियोटिक हो गया। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो भाई इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। भाई सिर्फ इतना है कि वो जो बैक्टीरिया था, अब वही बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया वाला किरदार अदा करते हैं। अब किस तरह के बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या है, वो मैंने लिखा हुआ है क्यों साइंसदान ने ऐसा कहा। ये वाला सेल जो है इसके पास अब आगे जाकर दो तरीक़ों से ये सेल जाएगा। नंबर 1, यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। ये वाला जो सेल है इसको ये एक और बैक्टीरिया को अपने अंदर जो है जगह दे देता है। उसका नाम क्या? स्पायरोचीट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें से जो लंबे धागे की तरह होते थे स्पायरोचीट, स्पायरम, इस पर भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है फर्स्ट बायोलॉजी में। इस बैक्टीरिया को जब इसने खा लिया तो अब क्या होगा कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले से आ चुका है और साथ ही साथ इसमें स्पायरोचीट बैक्टीरिया भी आ गई। ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया जब इसने ले लिया ना, तो ये धागेनुमा जो बैक्टीरिया है, ये इसने किस चीज़ का किरदार अदा किया? फ्लैजेला का किरदार अदा किया। कौन सा? फ्लैजेला। तो ये एक फ्लैजेलेटेड सेल बना, यूकैरियोटिक फ्लैजेलेटेड हेटेरोट्रॉफ। मैं क्या लिख देता हूँ इधर? क्या लिख देता हूँ? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिलेटेड हेटेरोट्रॉफ वो जानदार होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, यानी लाइट की मदद से अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हेटेरोट्रॉफ है। तो ये जो जानदार है ये हमारे पास आ गया हेटेरोट्रॉफ।
कन्वर्ट हो गया एक प्रोकैरियोटिक सेल आखिरकार यूकैरियोट में एंडोसिम्बियोसिस से। रही बात प्लांट के केस में, तो ये तो एक एनिमल सेल बना, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर तक एनिमल सेल बना। अब प्लांट के केस में वही इसी तरह का ड्रामा है जैसे यहाँ तक है। आगे जाकर प्लांट के अंदर जो है उसने एक और बैक्टीरिया इसी सेल ने, अब देखो बाद में ये सेल कुछ सेल ये रास्ता इख्तियार करते हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर आकर एक और रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो ये कि कुछ सेल जो यहाँ तक आ जाते हैं वो एक और बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे इसने 2 बैक्टीरिया खा ली, बैक्टीरिया नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2, तो इस केस में भी बैक्टीरिया नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2, ये दूसरा बैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। आपको पता है बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो इसने खा लिया कि आ जाओ, उसके साथ उसने दोस्ती कर ली। अब ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये इसके अंदर आया। याद रखिएगा इस स्टेज में ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले से मौजूद होगा, उसने वो वाला बैक्टीरिया भी उसने लिया होगा, खा लिया होगा, उसके साथ भी दोस्ती कर ली होगी, जो बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बना। एक और बैक्टीरिया ये लेके रहेगा जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। अब ये जब उसने ले लिया तो फोटोसिंथेटिक, पता है ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इसने खा लिया। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है ये इस सेल के अंदर आकर इसने यहाँ पर क्या रोल इख्तियार किया? क्लोरोप्लास्ट। ये यहाँ पर बना क्लोरोप्लास्ट। बाकी यहाँ पर न्यूक्लियस में का जिक्र मैंने इस वीडियो लेक्चर में नहीं किया हुआ है। न्यूक्लियस भी इसमें कहते हैं मेम्ब्रेन इसके ऊपर आ जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है। न्यूक्लियस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो ऐसा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो तो ज़ाहिर है या तो एल्गी हो जाएगा या प्लांट हो जाएगा, तो ये प्लांट की तरफ चला जाएगा। अब ये कौन सा सेल है? ये हमारे पास है यूकैरियोटिक, वो तो ठीक है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ। तो इसी तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल वक्त के साथ साथ यूकैरियोटिक एनिमल सेल में और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को एंडोसिम्बियोसिस इसलिए कहा जा रहा है। एंडो क्योंकि कुछ चीज़ अंदर आ रहा है, सिम्बियोसिस का मतलब है 2 जानदार आपस में उसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं। सिम्बियोसिस के थ्रू जो है इस तरह सेल जो है। अब आते हैं प्रूफ की तरफ कि कैसे पता चला कि ऐसा हुआ होगा। अगर अभी नक्शा आपके जहन में है, आज भी अगर आप एक यूकैरियोट के जानदार के सेल के अंदर जाके देखेंगे तो वो देखेंगे कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है दोनों का साइज बैक्टीरिया के बराबर है। दोनों का साइज बैक्टीरिया के बराबर है। तो ये एक हो सकता है वाली बात है ना। ओके देखिए यार, दोनों का साइज तो हो सकता है इतने 1000 साल पहले वाकई में उन्होंने बैक्टीरिया लिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज अभी भी इनकी इक्वल है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। हैव देयर ओन डीएनए। सेल के पास अपना डीएनए तो है, लेकिन मजे की बात सुनो, सेल के पास अपना डीएनए तो है। इधर ये सेल का अपना डीएनए तो है। मजे की बात यह है कि अगर आप सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चले जाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए। फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है। ये उस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये शायद एक वक्त में ये एक जानदार था जिसके अंदर अपना डीएनए था, क्रोमोसोम था। अभी चूंकि इधर माइटोकॉन्ड्रिया में ना, तो वो डीएनए अभी भी मौजूद है। हत्ता के अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो मुख्तलिफ बुक्स से तैयार किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड उसमें ये कहा गया है कि हत्ता के माइटोकॉन्ड्रिया कुछ लिमिटेड एंजाइम ही बना सकते हैं, अपने एंजाइम बना सकते हैं। जिसका मतलब ये कि इसमें वाकई इसमें ये सलाहियत है कि पहले ये एक मुकम्मल जानदार था, अपना खुद एंजाइम भी बना सकते हैं। और केपी बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाकी सेल से इंडिपेंडेंट, ये अपने आप को डबल भी कर लेते हैं, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जिसका मतलब ये कि शायद ये पहले कुछ बहुत 1000 साल पहले ये वाकई में एक जानदार था जिसने खा लिया। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, राइबोसोम सिमिलर टू बैक्टीरिया।
अगर आज आप एक यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम उठा लेते हैं, इसका राइबोसोम, ये वाला राइबोसोम एक, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है, दो हो गए ना। हमारे और आपके सेल में साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम मौजूद है। अगर आप इन दो राइबोसोम को उठा लेते हैं तो उनमें फ़र्क है। ये वाला जो राइबोसोम है ये तो ठीक है, सबको पता है यूकैरियोटिक है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो राइबोसोम है वो सिमिलर है बैक्टीरिया वाले। आज बैक्टीरिया तो आज भी मौजूद है ना, आप कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल उठा, ये तो नहीं है कि दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए और प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म हो गए। आज भी प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है। तो जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम मौजूद है वो राइबोसोम किससे मैच करता है? इससे नहीं, इससे मैच करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो साइंसदान इन चंद ऑब्जर्वेशंस को सामने रखकर इन्होंने ये थ्योरी बनाई कि ऐसा हुआ होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, साइंस की दुनिया में ऐसी चीज़ों को थ्योरी बोलते हैं, इसमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये ज़िंदगी इस तरह स्टार्ट हुई है। एक साइंटिस्ट जिस तरह सोचता है, जो आइडियाज़ वो डिलीवर करते हैं वो हम डिलीवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था। आगे जाकर देखेंगे और क्या क्या हमारे साथ एक और थ्योरी भी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, वो भी अपलोड हो जाएगी। इसके साथ ही इस लेक्चर के आखिर में एक तो ये बात कि आप कंजूसी ना करें, ये सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं अगर आपको समझ आए तो आप उसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। नंबर 1। नंबर 2, मैं आजकल देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मतलब गाली गलौज वगैरह देते हैं, गुस्सा करते हैं कि मेरा लीडर, वो कहता है मेरा लीडर, मेरे जो स्टूडेंट्स है हर एक अलग अलग लीडर है। आप हर स्टूडेंट अपने अंदर एक लीडर है, एक ऐसा लीडर है कि आपने खुद अपने ताकत नहीं देखी होगी। दूसरे लीडर्स के लिए एक दूसरे को लड़ाई, एक दूसरे को गाली देना बंद कर दें। कौन सा लीडर अच्छा लीडर है? आपको सोशल मीडिया पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया की खबरें देख लेने की ज़रूरत नहीं है। वो झूठ भी हो सकते हैं, वो सच भी हो सकते हैं। आप अपने अंदर देख ले, आप अपने आसपास का माहौल देख लें, आपका माहौल खुद ही आपको बताएगा कौन अच्छा लीडर है, किस लीडर ने धोखा दिया, कौन सा लीडर झूठ बोल रहा है, कौन सा लीडर क्या कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे गाली देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहें और खुश अखलाक़ी से एक दूसरे के साथ रहिए। अपने आप को पहचान लें, दुनिया को पहचान लें। आपसे नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।